गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में को दो भागों में बांटा गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो जननांग हैं, पुरुष जननांग जो होते हैं, वो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाह्य पुरुष जननांग, दूसरा है आंतरिक पुरुष जननांग। एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम पे आपको बताया था, एक्सटर्नल वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें बाहर की तरफ से दिखाई देते हैं, और इंटरनल वो होंगे जो हमें बाहर की तरफ से नहीं दिखाई देते। तो एक्सटर्नली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन दिखाई देते हैं, एक होता है पेनिस और दूसरा होता है स्क्रोटम। सो एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दो जननांग होते हैं, एक जननांग होता है पेनिस, दूसरा जननांग होता है स्क्रोटम। देन उसके बाद आता है इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या आंतरिक पुरुष जननांग। इसमें इंटरनली क्या क्या होता है? शुक्र ग्रंथियां या टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये इंटरनली मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं दो ऑर्गन्स, पेनिस एंड स्क्रोटम। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो बाहर की तरफ से हम देख सकते हैं वो है स्क्रोटम, एंड जो फर्स्ट है स्क्रोटम जो बाहर की तरफ से देख सकते हैं, एंड सेकेंड इज पेनिस जो बाहर से विजुअलाइज होते हैं। अंदर की तरफ जो अंदर की तरफ होते हैं उसमें होता है टेस्टिकल्स। इंटरनल ऑर्गन्स में मिलता है टेस्टिकल्स, दीज आर द टेस्टिकल्स। देन यूरेथ्रा होता है अंदर की तरफ, एजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये होते हैं इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनका फ्लो चार्ट कैसे है? अगर हम स्टार्ट करें, मेल में फ्लो चार्ट होता है, सबसे पहले स्पर्म का प्रोडक्शन होगा जो कि होता है टेस्टिस के अंदर। यहाँ दीज आर द टेस्टिस, इंटरनल ऑर्गन। फर्स्ट यहाँ पर होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। देन यहाँ के बाद स्पर्म्स मूव होते हैं टू दी एपिडिडाइमस में। एपिडाइडर्मिस में स्पर्म का स्टोरेज होता है। देन आफ्टर एपिडाइडर्मिस, यहाँ एपिडाइडर्मिस प्रेजेंट होता है जहाँ पर स्पर्म का स्टोरेज होता है। आफ्टर एपिडाइडर्मिस स्पर्म मूव करते हैं टुवर्ड दी वास डिफरेंस। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज वास डिफरेंस। देन उसके बाद मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ प्रेजेंट होती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। दिस पोर्शन इज इजैकुलेटरी डक्ट। देन इसके बाद चले जाते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मीन्स यहाँ। देन इसके बाद मूव होता है टूवर्ड्स दी मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, मीन्स ये पोर्शन। देन पेनियल यूरिथ्रा, मीन्स हेयर। पेनियल यूरिथ्रा के बाद ये आउटसाइड वर्ड में आ जाता है हियर। सो फ्लो चार्ट होता है फ्रॉम द टेस्टिस टू एपिडाइडाइमस टू वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा,
membranous urethra, perineal urethra, and then outside word. So external male reproductive system, इसमें दो पोर्शन होते हैं. फर्स्ट होता है पेनिस एंड सेकेंड इज स्क्रोटम. आई वॉन्ट यू टू करेक्ट. ये फर्स्ट है विच इज पेनिस एंड यहाँ आपका सेकेंड पॉइंट है. ये आपकी बुक में गलत है, प्लीज़ करेक्ट कर लेना. सेकेंड इज स्क्रोटम. दिस पॉइंट इज रॉन्ग. पेनिस ही फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है. 3 पोर्शन में पेनिस को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है 3 भागों में पेनिस को हमने डिवाइड किया है. मूल, सेकेंड होता है काय या दंड, देन तीसरा होता है शीश्न मूंड. तो फर्स्ट जो मूल है, यानी वी कैन से इट ए मूल. बी होता है काय या दंड, ये कार्य नहीं है, काय है. बी इज काय या दंड एंड सी इज शीश्न मूंड. तो ये तीनों पार्ट हैं पेनिस के. एंड देन सेकेंड आउटर पोर्शन होता है स्क्रोटम. तो एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ऑर्गन हैं. फर्स्ट इज पेनिस एंड सेकेंड वन इज स्क्रोटम. सो पेनिस क्या होता है? यह इंटरकोर्स के टाइम पे सबसे नेसेसरी ऑर्गन है. इंटरकोर्स के टाइम पे इसमें इरेक्शन देखने को मिलता है और इसी से ही स्पर्म एंड यूरिन का इजैकुलेशन बाहर की तरफ होता है. इसमें 3 पोर्शन होते हैं. वो 3 हैं मूल. पेनिस को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. मूल, काय या दंड, शीश्न या मूंड. तो फर्स्ट जो ए है मूल, शीश्न का सबसे नीचे यानी पेनिस का सबसे नीचे का, जहाँ वो पेरिनियम के साथ अटैच होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं मूल. देन सेकेंड पोर्शन होता है काय या दंड. यह मूल और शीश्न के बीच का भाग है. देन तीसरा भाग होता है शीश्न या मूंड, यानी सबसे टॉप का पोर्शन. तो मैं एक बार आपको पिक्चर में दिखाती हूँ. यहाँ इस पिक्चर से हम देखेंगे ये जो अटैच पोर्शन रहता है पेरिनियम के साथ, इस पोर्शन को हम बोलते हैं मूल. देन इसके बाद आता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं काय या दंड. देन सबसे ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं शीश्न. तो ये तीनों ही किसके पार्ट हो गए? मूल, काय, दंड एंड शीश्न किसके पार्ट हैं? पूरे पेनिस के. मूल क्या है? शीश्न के नीचे का सबसे भाग पेरिनियम से लगा रहता है. दंड होता है जो कि मूल और शीश्न के बीच का भाग होता है. फिर उसके ऊपर आता है शीश्न, जो कि सबसे ऊपर की तरफ मोटा हिस्सा रहता है. यह सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है और इसी में, इस सेंसिटिव पार्ट में एक होल देखने को मिलता है बाहर की तरफ जो खुलता है, जिसकी थ्रू स्पर्म और जो यूरिन है वो बाहर की तरफ आते हैं.
यह मुंड त्वचा से आच्छादित रहता है। जो ऊपर की तरफ फोरस्किन रहती है ये उससे ढका हुआ रहता है। देन इसके बाद आता है स्क्रोटम, पुरुष जननांग का दूसरा हिस्सा। दूसरा मतलब बाह्य दूसरा हिस्सा, जो बाहर की तरफ दिखाई देता है, यह बाह्य दूसरा हिस्सा होता है स्क्रोटम, जिसे शीर्ष के मूल के नीचे लटकने वाली त्वचा की थैली को वृषण या अंडकोश कहते हैं, जो कि मूल के नीचे लटका रहता है और उसको हम बोलते हैं वृषण या अंडकोश यानी कि स्क्रोटम। इसकी त्वचा गहन वर्ण कला वाली होती है, मतलब सिकुड़ी हुई, एक उसमें बहुत ज़्यादा स्किन फोल्ड्स दिखाई देते हैं, जो स्क्रोटम की स्किन होती है। इसमें एपिडाइडाइमस और शुक्र ग्रंथियाँ यानी टेस्टिस पाई जाती हैं। जो नीचे की तरफ स्क्रोटम रहता है उसके अंदर होता है हमारा एपिडाइडाइमस और शुक्र ग्रंथियाँ यानी टेस्टिस। बाहर से अंडकोश बीच में स्थित कटक या सिमिनी दाएं व बाएं भागों में विभाजित रहती है। जो हम एक स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जो बाहर से दो भागों में डिवाइडेड दिखाई देती है, दो पोर्शन उसके दिखाई देते हैं ऐसे। एक होता है बायां भाग और एक होता है दायां भाग। ये बीच में किसके द्वारा, एक कटक या सिवनी द्वारा दो भागों में विभाजित रहता है स्क्रोटम। प्रत्येक भाग में एक शुक्र ग्रंथि यानी हर उसके एक पोर्शन में एक टेस्टिस इसके अंदर पाई जाती है और एक ही एपिडाइडमिस इसके बाहर की तरफ मिलता है। तथा एक वृषण रज्जु या शुक्र ग्रंथि के पास एक अंतिम भाग होता है। वृषण या अंडकोश दोनों जंघाओं के बीच व शीर्ष के नीचे की तरफ स्थित होते हैं। जो स्क्रोटम होते हैं वो दोनों थाइस के बीच में दिखाई देते हैं। तो ये दो ऑर्गन होते हैं, पेनिस और स्क्रोटम, जो कि मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद आते हैं इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस में जैसे मैंने आपको बताया सबसे फर्स्ट स्टार्ट होता है टेस्टिस से। इसमें होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। यह लगभग 4.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई होती है 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 3 सेंटीमीटर। अंडकोश में दोनों वृषण रज्जु द्वारा अंडाकार पार्श्व में कुछ लटकी ग्रंथि होती हैं। जो अंडकोश होते हैं वो दोनों ही स्क्रोटम के अंदर अंडाकार लटकी हुई ग्रंथियां होती हैं। इन्हें शुक्र ग्रंथियां भी कहते हैं। इनके ऊपर एपिडाइडाइमस होते हैं, जैसे कि पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेस्टिस है, ये स्काई ब्लू कलर पोर्शन ये वाला है टेस्टिस, जो कि एक स्क्रोटम में एक होती है, अंडाकार होती है और इसके ऊपर यहाँ ये देखने को मिलता है दोनों की तरफ ही एपिडाइडाइमस। ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये है एपिडाइडाइमस। इसके बाद है ये ऊतक की निम्न परतों से घिरी रहती है, यानी स्क्रोटम की परत से घिरी रहती है। ट्यूनिका वजाइनालिस की रचना या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलेसा से मिलकर हुई होती है। ये जो परत है उसमें होती है ट्यूनिका वजाइनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलेसा। इसके बाद आता है एपिडाइडाइमस। एपिडाइडाइमस में क्या होता है, स्पर्म का स्टोरेज। प्रत्येक शुक्र ग्रंथियों के पीछे उससे चिपटी हुई एक रचना होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया। इसे एपिडाइडाइमस कहते हैं। इसमें अत्यधिक कुंडलित लंबी एक नली होती है जो शुक्र ग्रंथियों में विलीन
हो जाती है। इससे निकल के एक ग्रंथि जाती है पीछे की तरफ, जो कि इनसे छोटी छोटी ऐसी लंबी लंबी ग्रंथियाँ, एक नली निकलती है जो कि शुक्र ग्रंथि में मिल जाती है। इसके बाद आता है स्पर्मेटिक कोड, यानी कि जो अंडकोश में दोनों और एक एक वृषण रज्जु द्वारा एक एक शुक्र ग्रंथि लटकी रहती है। प्रत्येक वृषण रज्जु तंतुमय एवं संयोजी ऊतकों से बना होता है। यह छोटी उंगलियों के बराबर मोटी संरचना होती है एवं वक्षणीय नाल से होकर गुजरती है। स्पर्मेटिक कोड हम इसको बोलते हैं। इसके बाद गहन वक्षणीय वलय पर वृषण रज्जु के भीतर की रचनाएं विभिन्न शिराओं में फैल जाती हैं। इसके बाद आता है वास डिफरेंस, जो कि प्रत्येक एपिडाइडाइमिस के निचले सिरे पर उससे निकलती हुई एक नाल होती है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था फ्लो चार्ट में। एपिडाइडाइमिस के निचले सिरे से एक नाल जैसे निकलती है, इन्हें हम शुक्रवाहिनियाँ कहते हैं। इसके द्वारा शुक्र ग्रंथियों में बनने वाले शुक्राणु यानी कि स्पर्म या तरल अर्थात शुक्र रस मूत्र मार्ग में पहुंच जाते हैं, क्योंकि शुक्रवाहिनियां मूत्र मार्ग में खुलती हैं तथा ऊपर पहुंचकर प्रोस्टेट ग्रंथि के पास स्थित शुक्राशय में विसर्जित नली में संयुक्त हो जाती हैं। ये ऊपर की ओर जाकर कहाँ खुलती हैं? शुक्र ग्रंथि में खुलती हैं तथा शुक्राशय में विसर्जित हो जाती हैं। यह स्खलीय और निक्षेपणी वाहिनी कहलाती है। ये ऊपर जाकर खुलती है और इसको हम निक्षेपणी वाहिनी या स्खलीय वाहिनी कहते हैं। ये होता है वास डिफरेंस। मैं आपको एक बार फिर से पिक्चर में दिखा देती हूँ। यहाँ इस पिक्चर में देखिए, ये जो एपिडाइडाइमिस से निकल के ये एपिडाइडाइमिस है और इससे निकल के पीछे की तरफ जो नली जा रही है ये है वास डिफरेंस। ये प्रोस्टेट ग्रंथि में आकर नीचे खुल जाती है और इसके बाद ये मूत्र नली में मिल जाती है, जो कि बाहर की तरफ इसका निकाल देते हैं। वास डिफरेंस के बाद आता है सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय लगभग, या इसको हम बोलते हैं शुक्राशय, जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर आकार की होती है। इसके दोनों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि के पास मूत्राशय के फंडस एवं मलाशय के बीच में स्थित होती है। मैं आपको फिर से एक बार पिक्चर में दिखाती हूँ। ये होते हैं सेमिनल वेसिकल। यहाँ सेमिनल वेसिकल, जो कि मलाशय, यहाँ ये पोर्शन मलाशय और ये है ब्लैडर, इसके बीच में मिलती है। आकार होता है इसका 5 सेंटीमीटर। और प्रोस्टेट ग्रंथि के पास मूत्राशय के फंडस एवं मलाशय के बीच में स्थित होती है। इनके शुक्र ग्रंथियों में शुक्रवाहिनियों द्वारा अपने शुक्र रस जमा हो जाता है। तो शुक्रवाहिनियाँ जो शुक्र रस यानी जो स्पर्म लेकर आती हैं, ये वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसके पश्चात इससे भी एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है जो चिपचिपा होता है और शुक्र रस में विद्यमान शुक्राणुओं के लिए पोषण का कार्य करता है। तो जो स्पर्म होता है और जो स्पर्म निकलता है उसको पोषण देने के लिए जो सेमिनल वेसिकल से जो पदार्थ निकलता है वो स्पर्म को पोषण देने में हेल्प करता है। अतः उन्हें जीवित रखने के लिए, सहायक या गतिशील बनाने के लिए और शुक्र रस के साथ मिलकर वीर्य निर्माण में भाग लेता है। संकलन होने पर शुक्राणु इसी शुक्राशय में जमा हो जाते हैं। प्रत्येक शुक्राशय में निचले सिरे पर एक छोटी वाहिनी खुलती है जो अपनी ओर शुक्रवाहिनी में जाकर संकलनीय व निक्षेपण वाहिनियों का निर्माण करती है।
इसके बाद आती हैं इजैकुलेटरी डक्ट यानी शंखनिनीय यानी निक्षेपण वाहिनियाँ, जो कि आती हैं सेमिनल वेसिकल के बाहर, जैसे कि मैंने आपको फोटो में बताया। यह शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनियाँ होती हैं और अपनी ओर शुक्र वाहिनियों से मिल जाने पर बनने वाली लगभग लंबी नालियाँ होती हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरती है जो मूत्र के मार्ग में खुलती है। मैं फिर से आपको एक बार पिक्चर में दिखा देती हूँ। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ होती हैं? यहाँ होती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये पोर्शन है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो वास्ट डिफरेंस आया है, ये पहले यहाँ से आने वाला स्पर्म कहा गया सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल से जो पदार्थ निकलता है वो क्या करता है? पोषण देता है स्पर्म को। और उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट यहाँ मूत्र नली में यहाँ प्रोस्ट और ये सब कहाँ हो रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ये पिंक वाला पोर्शन ये जो दिखाई दे रहा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसके बाद जो यहाँ ये डक्ट दिखाई दे रही है ये है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये सेमिनल वेसिकल के बाहर और पीछे से वास डिफरेंस से जुड़ी होती है और आगे जाके ये मूत्र नली में यहाँ मिल जाती है। इससे होकर शुक्राशय तरल एवं शुक्राणु मूत्र मार्ग में पहुंच जाते हैं। यह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज होता है 4 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये श्रोणि गुहा में मलाशय के सामने और मूत्राशय को घेरे रहती है। प्रोस्टेट ग्रंथि में तरल चिकना अम्लीय तरल स्रावित होता है जो बहुत सी वाहिनियों द्वारा मूत्र में पहुंच जाता है और शंखलीय वाहिनियों द्वारा शुक्राशय से आए शुक्र रस के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। जो पीछे की तरफ इजैकुलेटरी डक्ट से जो स्पर्म्स आए हैं उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सीमन का ये निर्माण करता है। इसके बाद आती हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो हैं वो छोटे ग्लैंड होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाए जाते हैं, छुपे हुए होते हैं। यह एक नर्म तरल बनाने में सहायता करते हैं। यह यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्रंथि में सहायता करते हैं जो नीचे नलियों द्वारा तरल पदार्थ पहुंचाते हैं। ये यूरेथ्रा में और प्रोस्टेट ग्रंथि की सहायता करते हैं, जिससे क्या हेल्प मिलती है? जो सीमन को नलियों में नीचे की तरफ तरल पदार्थ बना के नीचे की तरफ पहुंचाने में सहायता करता है। तो ये थे इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या आते हैं? टेस्टिस, उसके बाद एपिडाइडाइमस, उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसके बाद वास डिफरेंस, देन सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। नाउ प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन मीन्स गर्भ धारण करने की प्रक्रिया। किस तरह से गर्भ धारण होता है उसका क्या प्रोसेस है? डिंब या शुक्राणु से मिलने को निषेचन कहते हैं। डिंब यानी जो एग होता है यानी जो ओवम होता है और शुक्राणु यानी जो मेल का स्पर्म है, उनके मिलने को क्या बोलते हैं? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल एग एंड मेल स्पर्म मिलने पर जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। यह नए जीवन का शुरुआत का आधार है। ओवुलेशन के बाद डिंब अंडकोश से बाहर आ जाता है। यह क्रिया अगली माहवारी से आने से 14 दिन पहले होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैंने आपको बताया था ओवुलेशन होता है अगला साइकिल आने से 14 दिन पहले। और कब होता है? जब अंड को जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो उससे अंडकोश से यानी ओवरी से बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ ये है ओवरी, ये पोर्शन है हमारा ओवरी और ये इससे निकल के
एग जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इस प्रोसेस को यहाँ से निकल के ये इस फैलोपियन ट्यूब में चले जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। फिर जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये आ रहे हैं स्पर्म, ये स्पर्म आके एग से मिल जाते हैं और इसको हम बोलते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन होता है अगली माहवारी आने से 14 दिन पहले। देन डिम्ब का जो साइज़ है वो होता है 0.15 mm होता है। इस समय ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी के द्वारा अंडकोश को घेर लेती हैं तथा इनकी उंगलियों जैसी संरचना अंडे को पकड़कर बच्चेदानी में धकेलती है। जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें वो जो रेशेदार संरचना होती हैं वो अंडे को गर्भाशय की तरफ धकेलती हैं। अंडे में खुद चलने की ताकत नहीं होती, वो फैलोपियन ट्यूब के रेशे द्वारा गर्भाशय तक जाता है। ट्यूब में उपस्थित सीलिया पेरिस्टाल्टिक गतियों द्वारा अंडे को बच्चेदानी की ओर ले जाती हैं। जो सीलिया उपस्थित होती हैं ट्यूब में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू अंडे को बच्चेदानी की तरफ ले जाती हैं। स्त्री की ओवरी में प्रत्येक महीने में एक ही डिम्ब परिपक्व होकर बाहर आ जाता है। इसके विपरीत पुरुष के तथा स्त्री के आपसी संभोग द्वारा कम से कम 300 करोड़ तक शुक्राणु स्त्री योनि में प्रवेश करते हैं। जो अंडा बनता है महीने में वो एक ही बनता है, लेकिन जो शुक्राणु आते हैं वो कम से कम 300 करोड़ की संख्या में होते हैं। इस वक्त बच्चेदानी का मुंह ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से क्षारीय तरल पदार्थ पैदा करता है जो शुक्राणु में अपनी तरफ की ओर खींचता है। इसका साइज होता है 0.5 mm। यह अपनी पूंछ की मदद से चल सकता है। कुछ शुक्राणु के रास्ते में ही मर जाते हैं, परंतु कुछ शुक्राणु बच्चेदानी में दाखिल होकर फैलोपियन ट्यूब की ओर चले जाते हैं। शुक्राणु के सर का ऐसा एंजाइम होता है जो अंडे की दीवार को तोड़ने में सक्षम होता है। केवल एक ही शुक्राणु अंडे में दाखिल हो सकता है। दोनों के केंद्रक आपस में मिलकर 12 से 24 घंटे में मिल जाते हैं। यह मिलन ट्यूब में चौड़े भाग एम्पुला में होता है। डिम्ब की उम्र लगभग 24 घंटे की होती है। अगर इस दौरान इन दोनों का मिलन न हो पाए तो डिम्ब मर जाता है, यानी जो एग है उसकी डेथ हो जाती है और निषेचन की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। गर्भधारण का सबसे अच्छा समय 14 से 18वां दिन होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 से 18वें दिन बाद कंसीव करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। थैंक यू।